प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासनिक कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे। मानवाधिकार जो हैं उनका अभिप्राय मौलिक अधिकारों और ऐसी स्वतंत्रताओं से है जिसके सभी मानव अधिकारी हैं। प्रत्येक मानव को अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अधिकार, कार्य करने का अधिकार व शिक्षा का अधिकार आदि सुलभ होते हैं। ये सब क्या है, मानवाधिकारों की श्रेणी में भी आते हैं। मानवाधिकार आयोग की बात करें हम, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसकी स्थापना 28 सितंबर 1993 को भारत के राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश के द्वारा की थी। इसके पश्चात फिर उस विधेयक को क्या है लोकसभा में पारित किया गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी करवाए गए और अंत में क्या है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में क्या है पारित हुआ। स्थापना के पश्चात अब हम इसकी संरचना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 जो है उसके अंतर्गत मानवाधिकार आयोग की रचना जो है संघ सरकार द्वारा की जाती है और इसके संगठनात्मक ढांचे को हम क्या है इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस रेखा चित्र से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है जो देश की शीर्ष न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय जो है उसका पूर्व मुख्य न्यायाधीश क्या है होता है। अध्यक्ष के अलावा आयोग में सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कुछ क्या है सदस्य होते हैं और कुछ क्या है पदेन सदस्य होते हैं। नियुक्त जो सदस्य हैं उनमें एक मेंबर जो है वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो सकता है। इसी प्रकार एक मेंबर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो और मानवाधिकार मामलों के विशेषज्ञों में से क्या है 2 मेंबर लिए जाते हैं। पदेन जो सदस्य हैं उसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इसके मेंबर हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग है उसके भी मेंबर हैं, अनुसूचित जनजाति जो आयोग है राष्ट्रीय उसके भी जो अध्यक्ष हैं वो भी इसके मेंबर हैं और महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो भी क्या हैं इसके मेंबर हैं। तो इस प्रकार से ये जो 4 आयोग हैं उनके अध्यक्ष भी क्या है इसके पदेन सदस्य हैं। अधिनियम में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह जो नियुक्ति है उसके लिए क्या एक समिति गठित की जाती है, ये उसको नियुक्ति समिति कहते हैं। ये जो नियुक्ति समिति हैं उसमें भी क्या है अध्यक्ष और सदस्य होते हैं और वो जो समिति है वही फिर क्या है अध्यक्ष और सदस्यों की क्या अनुशंसा करती है। तो ये जो नियुक्ति समिति हैं उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा इसके क्या है 5 मेंबर भी हैं। लोकसभा अध्यक्ष इसके मेंबर होते हैं नियुक्ति समिति के, भारत सरकार के गृह मंत्री मेंबर हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति, ये क्या हैं 5 इसके मेंबर होते हैं। अध्यक्ष और सदस्य जो हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है परंतु वे 70 वर्ष की आयु से अधिक अपने पद पर कार्य नहीं कर सकते। तो इसमें से जो भी पहले हो उसके आधार पर क्या है उनको उनकी अवधि तय की जाती है। अधिनियम के अनुसार सदस्यों को दूसरा कार्यकाल भी दिया जा सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष व सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के जांच प्रतिवेदन के आधार पर ही राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले क्या है हटा भी सकता है। तो इस प्रकार से क्या है इनकी नियुक्ति और पदावधि के बारे में बताया गया है। अब हम इसके कार्यालय की बात करते हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रशासनिक व सचिवीय सहायता देने के लिए अधिनियम में कार्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के अनुसार कार्यालय का जो मुखिया है वो एक महासचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो कि भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। इसके अलावा उनकी सहायता के लिए महासचिव और सीईओ की सहायता के लिए पुलिस अधिकारी जो महानिदेशक स्तर के होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा अन्य अधिकारी पुलिस भी होते हैं, जैसे स्टाफ, प्रशासनिक स्टाफ, तकनीकी स्टाफ और वैज्ञानिक स्टाफ भी जो है उसमें सहायता इनको देता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसकी कुछ खास बातें भी है। एक तो यह संसद द्वारा पारित अधिनियम से गठित एक स्वायत्तशासी संस्था है। मानवाधिकारों की रक्षा के बारे में देश के संविधान और कानून के दायरे में रहकर यह आयोग स्वतंत्र राय प्रस्तुत करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन इनको क्या है, सिविल लाने की शक्तियाँ प्राप्त है, जिसके अनुसार वह गवाहों को बुलाने, तथ्यों सहित अभिलेखों को तलब करने के लिए अधिकृत है। उसे किसी भी प्रभावित को राहत प्रदान करने की शक्तियाँ प्राप्त है। इसे नुकसान की भरपाई और मुआवजा दिलाने की शक्तियाँ प्राप्त है। अपने व्यापक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आयोग को हर साल 70,000 से अधिक परिवाद प्राप्त होते हैं। अपने आदेश व सिफारिशों को लागू कराने के लिए उसके पास अपना विशिष्ट तंत्र भी है। इसके पश्चात हम आयोग के कार्य और शक्तियों के बारे में देखते हैं। पहला है शिकायतों की सुनवाई। आयोग किसी भी पीड़ित या अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायतों की प्राप्ति पर तथा स्वयं अपनी ही पहल पर सुओ मोटो, जिसको हम कहते हैं, जांच की कार्रवाई करता है। ऐसी शिकायतें मुख्यतः मानवाधिकारों के उल्लंघन और ऐसी स्थितियों में कर्मचारियों की निष्क्रियता, मानवाधिकार संबंधी प्रावधानों की अनुपालना के प्रति शिथिलता, पुलिस या कारागाह में मानवाधिकारों के हनन, ऐसे मामलों के अनुसंधान में लापरवाही आदि इत्यादि से क्या है ये संबंधित होती है। पर इसमें पहले क्या शिकायत की जांच की जाती है। अगर शिकायत वास्तव में मानवाधिकार के हनन से संबंधित है या नहीं, इस बात की जांच करते हैं। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो उसको आयोग क्या है स्वीकृत करता है, अन्यथा अस्वीकृत करके शिकायतकर्ता को अपनी टिप्पणी के सहित क्या है वापस लौटा देता है। इसके बाद आता है जांच संबंधी कार्य। आयोग को यह अधिकार है कि उसको प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों की जांच करे। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयोग को जांच कार्य के लिए सिविल न्यायालय के समस्त अधिकार प्राप्त है, अर्थात आयोग जांच कार्य या की प्रक्रिया में संबंधित पक्षों को बुलाकर उनके बयान ले सकता है, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी प्रकार के दस्तावेज मंगा सकता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि जांच कार्य के लिए आयोग किसी भी सरकार या केंद्र सरकार के अधिकारी की सहायता ले सकता है। इसके अलावा आयोग यदि आवश्यक समझे तो किसी राजकीय जांच संस्था की भी सहायता ले सकता है। इसके पश्चात आता है जांच प्रतिवेदन तैयार करना। शिकायतों की जांच करने के बाद आयोग द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। प्रतिवेदन में अपनी सिफारिशों को लिखकर संबंधित सरकार को वापस भेज देता है। आयोग द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन पर संबंधित सरकार को 1 माह में या आयोग द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यवाही करनी होती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सरकार आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आयोग द्वारा कार्रवाई की एक प्रति शिकायतकर्ता को भी दी जाती है। निरीक्षण संबंधी कार्य भी आयोग द्वारा किए जाते हैं। जेलों की स्थिति और कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं का ये निरीक्षण करता है। परिवादी व्यक्ति को दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था के बारे में ये निरीक्षण करता है। मानवाधिकार संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति का भी ये क्या है निरीक्षण करता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य कार्य मानवाधिकार आयोग द्वारा किए जाते हैं, जैसे मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहन देना, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो गैर सरकारी संगठन या संस्थाएं हैं उनको सहायता और प्रोत्साहन देना। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट बनाता है और उसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा ऐसे कार्य जिन्हें वह मानवाधिकार के संरक्षण के लिए आवश्यक समझता है उसको भी ये करता है। आयोग को कुछ कार्यों से वर्जित भी किया गया है, जैसे आयोग किसी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता जो राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के विचाराधीन हो,
इसके अलावा आयोग किसी ऐसे मामले की जांच भी नहीं कर सकता जिसको घटित हुए 1 साल से ज़्यादा की अवधि हो गई हो। तो इस प्रकार से मानवाधिकार आयोग ने स्थापना से लेकर अब तक अनेक सराहनीय कार्य किए हैं, जिसने मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परंतु इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसे आयोग दोषी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं कर सकता। वह केवल परामर्शदात्री निकाय है ये, जो कि आयोग के कार्यक्षेत्र और प्रभावशीलता को क्या है ये सीमित करता है। इसके अलावा एक और इसकी कमी ये भी है कि इसके सीमित कार्यक्षेत्र की आलोचना की जाती है क्योंकि अधिनियम में मानवाधिकार को संकुचित अर्थ में लिया गया है। इसके अलावा कुछ मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका एक पक्षीय रहती है। तो इन कमियों के कारण आयोग की आलोचना की जाती है। फिर भी सामान्यतः सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि आयोग अपनी रिपोर्ट में न केवल संसद के विचारार्थ प्रस्तुत करता है अपितु लोकमत के लिए भी जारी करता है। तो निष्कर्ष रूप से हम यही कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए क्या है महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है।